इंडिया में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस के लिए अर्जी लिखने के लिए बहुत ध्यान से और कानूनी जरूरतों का पालन करते हुए लिखना बहुत जरूरी है। सेक्शन 125 पत्नियों, बच्चों और माता पिता जो खुद को आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं कर सकते उनको मेंटेनेंस देने का प्रावधान करता है। ये रहे कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले कानूनी ढांचे को समझें। सीआरपीसी का सेक्शन 125 उन लोगों को मेंटेनेंस देता है जो खुद को आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं कर सकते और जिनको अपने रिश्तेदारों से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। यह समझना बहुत जरूरी है कि इस सेक्शन के तहत कौन मेंटेनेंस के लिए योग्य है। पत्नियां, बच्चे, जिनमें सौतेले बच्चे भी शामिल हैं, और माता पिता। अब क्लाइंट कंसल्टेशन। याचिकाकर्ता, प्रतिवादी और मेंटेनेंस के दावे के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें। सभी जरूरी दस्तावेजों की समीक्षा करें, जैसे कि शादी का सर्टिफिकेट, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण और पिछले किसी भी कानूनी पत्र व्यवहार। अब याचिका लिखना। केस का टाइटल और कोर्ट का नाम जहां याचिका दायर की जा रही है उसे लिखें। याचिकाकर्ता यानी कि जो मेंटेनेंस मांग रहा है और प्रतिवादी जिससे मेंटेनेंस मांगा जा रहा है, दोनों के पूरे नाम, पते और पूरी जानकारी लिखें। ठीक है, अब याचिकाकर्ता के बारे में जानकारी पर चलते हैं। सबसे पहले हमें याचिकाकर्ता की निजी जानकारी देनी होगी। इसमें याचिकाकर्ता का नाम, पता और प्रतिवादी से उनका रिश्ता, जो पत्नी, बच्चा या माता पिता हो सकता है, शामिल है। आगे हमें प्रतिवादी की जानकारी देनी होगी। यहां हम प्रतिवादी का नाम, पता और व्यवसाय जैसी निजी जानकारी देते हैं। अब मेंटेनेंस के आधारों पर चर्चा करते हैं। जिन आधारों पर मेंटेनेंस मांगा जा रहा है उन्हें स्पष्ट रूप से बताना महत्वपूर्ण है। यह खुद को बनाए रखने में असमर्थता, उपेक्षा या प्रतिवादी द्वारा सहायता प्रदान करने में विफलता हो सकती है। इसके अतिरिक्त हमें मेंटेनेंस के दावे का समर्थन करने वाले साक्ष्य प्रदान करने की आवश्यकता है। यह वित्तीय आवश्यकता का प्रमाण, सहायता की कमी या प्रतिवादी की भुगतान करने की क्षमता का प्रमाण हो सकता है। 7वां, मेंटेनेंस की राशि। मांगी जा रही मेंटेनेंस की राशि का उल्लेख करें, यह विस्तार से बताते हुए कि इसकी गणना कैसे की गई है। जैसे उदाहरण के लिए मासिक राशि। राशि के लिए तर्क प्रस्तुत करें जिसमें दावे का समर्थन करने वाले कोई भी आवश्यक वित्तीय दस्तावेज या गणना शामिल हों। 8वां, कानूनी तर्क और साक्ष्य। दावे के लिए कानूनी आधार प्रस्तुत करें, प्रासंगिक कानूनों, मामले के कानूनों या मिसालों का हवाला देते हुए। सहायक दस्तावेज संलग्न करें, जैसे कि शादी प्रमाण पत्र, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, आय और व्यय का प्रमाण और उपेक्षा या बनाए रखने में असमर्थता के साक्ष्य। 9वां, सत्यापन और शपथ पत्र। याचिका में प्रस्तुत तथ्यों की सच्चाई को सत्यापित करने वाला एक शपथ पत्र शामिल करें। इस शपथ पत्र पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नोटरीकृत किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि याचिका में एक सत्यापन कथन शामिल है जो पुष्टि करता है कि सामग्री याचिकाकर्ता के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है। ठीक है, तो आइए अधिकार क्षेत्र और स्थान के विषय पर चर्चा करें। अधिकार क्षेत्र। याचिका उस उपयुक्त न्यायालय में दायर करें जिसके पास मामले पर अधिकार क्षेत्र है, आमतौर पर जहां याचिकाकर्ता रहता है या जहां प्रतिवादी रहता है। और अब स्थान। पुष्टि करें कि पक्षकारों के स्थान के आधार पर मुकदमा दायर करने का स्थान उपयुक्त है और मामले के तथ्य। 11वां, हस्ताक्षर और संपर्क जानकारी। याचिका पर याचिकाकर्ता या उनके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। याचिकाकर्ता और उनके कानूनी सलाहकार के लिए संपर्क विवरण प्रदान करें। 12वां, कोर्ट फीस। आवश्यक कोर्ट फीस का भुगतान करें यदि लागू हो और सुनिश्चित करें कि रसीद याचिका से जुड़ी हुई है। 13वां, अतिरिक्त दस्तावेजीकरण। याचिका के साथ सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेज और संलग्नक शामिल करें, जैसे कि प्रतिवादी की आय का प्रमाण, याचिकाकर्ता की वित्तीय आवश्यकता का साक्ष्य और मेंटेनेंस से संबंधित कोई भी पिछले आदेश या समझौते।
इन बिंदुओं को मामले के विशिष्ट विवरणों के अनुसार रूपांतरित किया जाना चाहिए और लागू कानूनी आवश्यकताओं के लिए कानूनी पेशेवर से परामर्श करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि याचिका सही ढंग से तैयार की गई है और कानूनी रूप से प्रभावी है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।